अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे बढ़कर वीडियो को बगैर स्किप करके देखिएगा। अब चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज की एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 7। कहाँ है मंजर यहाँ का, बाहर से अहमर की धारनुमा आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से उसका कोट पहने बाहर निकली तो सब स्टाफ उसके इर्द गिर्द जुमा हुआ था। सर एनी प्रॉब्लम? एक सेल्स बॉय ने पूछा। बुलाओ अपने मैनेजर को, तुम्हारा ये शॉपिंग मॉल बंद करवा कर दम लूंगा, वो चीख उठा। सर हुआ क्या है, किसी ने बदतमीजी की आपसे? मैनेजर ने पूछा। शनजनग रूम में कैमरा लगा रखा है और अब अनजान बिन रहे हो, वो धाड़ा तो मैनेजर ने नासमझी से उसे देखा। सर क्या कह रहे आप, कैमरा लगा है शनजनग रूम में, वो घबराए हुए अंदाज में बोला। कहाँ है तुम्हारा वो रूम जहाँ पे बैठे तुम लोग क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज देखते, चलो लेकर मुझे, अहमर ने कहा और फिर इस रूम में आया जहाँ बड़ी बड़ी एलईडी लगी थी। यहीं पे हमारा सब सिस्टम है और चनजनग रूम में कोई कैमरा नहीं लगवाया हमने, मैनेजर ने कहा तो अहमर ने बारी बारी सब स्टाफ को देखा। सब सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे सिवाय एक आदमी के जो कि चुपके से लटक रहा था। रुको, अहमर ने चलाकर कहा तो वो भागने लगा मगर सामने से आते शॉपिंग मॉल के ओनर से टकराया। इस ओनर ने इस जोर से थप्पड़ मारा तो वो जमीन पे गिरा। अहमर ने जल्दी से उसे पकड़ा और मैनेजर से रस्सी लाने को कहा। सर का ऑनर इसहाक अहमद हो और जो कुछ आपके साथ हुआ इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, उस शख्स ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अटस होके अहमद ने सपाट लहजे में कहा और फिर फोन करके अहमद को सब सिचुएशन बताई। कुछ देर में अहमद नैनन समेत वहां पहुंच चुका था। इस आदमी ने थोड़े से तशद्दुद के बाद इन्हें वीडियो की यूएसबी दे दी थी और लोकल पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट किया और चारों सामने काफी शॉप पे जाकर काफी का ऑर्डर करके बातें करने लगे। क्या बात है नैनन, तुम कुछ सोच रही हो? अहमर ने चुप बैठी नैनन से पूछा। मुझे लगता है कि ये शख्स तो एक मुहरा है, उसके पीछे कोई और है, नैनन ने कहा। अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता? तुमसे अभी तक हॉस्पिटल का केस तौहल हवा नहीं और चली हूँ दूसरे में उलझन है, अहमद ने तंजिया अंदाज में कहा। एक मिनट अहमद, नैनन अगर ये बात कह रही है तो मुझे लगता है कि वो ठीक ही कह रही है, तुम बताओ नैनन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अहमद, ये केस हल हो चुका है, ये जानबूझकर मसले को उलझा रही है, छोड़ो सब, वैसे भी जो भी मामला होगा वो लोकल पुलिस देख लेगी, ये हमारा केस नहीं था। इससे पहले कि नैनन इसकी बात के जवाब में कुछ कहती अहमद ने फिर से टोका। हाँ ठीक है, नहीं बोलोगी मगर आपको शायद दिखा नहीं या फिर आपने जानबूझकर अनदेखा कर दिया क्योंकि आप तो छोटे मोटे केसेस को पकड़ते ही नहीं हैं, लेकिन ये जो बज़ाहिर आपको छोटा मोटा केस नजर आ रहा है ये बहुत बड़ा होगा। मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसके पीछे असल कोई और है, वो उसी माल का ओनर इसहाक अहमद है। इसका एंड टाइम पे वहां पहुंचना और फिर वो मामूली सी यूएसबी का इस शख्स से निकलना, और तीसरी बात जो ज्यादा नोट करने वाली थी वो ओनर बार बार उसे गर्दन से पकड़ पकड़ कर मजीद वीडियो निकालने की जो धमकी दे रहा वो दरअसल उसे चुप रहने की धमकी थी। नैनन तल्ख लहजे में बोलती चली गई। राइट, तुम्हें पता है ना ये बात मैंने भी नोट की थी लेकिन मैं तुम्हारी तरह समझ ही नहीं सका, अब जाकर उस शख्स को अरेस्ट किया जाए, अहमर ने कहा। अब कोई फायदा नहीं होगा अहमर, वो शख्स अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा चुका होगा तो हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक सबूत ना हो, लेकिन मैं पुलिस वालों से कहूँगा कि इस शख्स से ज़बरदस्ती सब अगलवाने की कोशिश करें।
अगर वो इसहाक अहमद का नाम लेता है तो इसका बयान रिकॉर्ड करके साथ इसको अरेस्ट करें। अहमद ने कहा, हाँ ठीक है, तुम जो मुनासिब लगता है वो करो, लेकिन वो शख्स अरेस्ट होना चाहिए क्योंकि इसने मेरा और मेरी बीवी का वीडियो तक बनाया है। ना जाने और कितनी लड़कियों का उसने वीडियो बना कर रखा होगा। अहमद ने संजीदगी से कहा तो अहमद महज सर हिला कर रह गया। अच्छा अहमद, चलो माही के बुटीक चलते हैं और वहाँ जाकर ये लोग अपनी शादी के फंक्शन के ड्रेसेस चौजा कर लें। अहमद ने कहा, नहीं यार, मुझे कहीं और जाना था लेकिन तुम मुझे कहीं और फंसा रहे हो। तुम्हें पता है ना, मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी नन्ही की शॉपिंग जो है ना माहरूख करेगी, मैं उसको पहले ही बता चुका हूँ। तो तुम लोग ऐसा करो कि उसे साथ ही ले जाओ। माहरूख जो भी ड्रेस चौजा करेगी वो ये ट्राई करके देख ले। अहमद ने जल्दी से कहा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो अब क्या प्रॉब्लम है, इस टाइम तो जा ही सकते हैं ना। अपनी बीवी को शॉपिंग पे लेकर कमाल करते हो, इस बेचारी का भी दिल है। तुम्हें जो पसंद आए तुम उसे बताओ, खुद ट्राई करके देखेगी। माहरूख क्यों चौजा करेगी जबकि माहरूख खुद मेरी चॉइस के लेगी। अहमद ने उसे आड़े हाथों लिया। अरे यार, मेरे और बहुत सारे काम हैं, मैं वो मुकम्मल करूंगा, प्लीज फोर्स मत कर। अहमद ने कहा। अहमद ठीक कह रहे हैं, प्लीज आप दोनों शॉपिंग कर लें और मेरे ड्रेसेस तुम चौजा कर लेना, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे भी एक ज़रूरी काम से जाना है, वो जल्दी से बोली। चलो मर्जी है तुम्हारी, और पिक्स भेजूंगी, तुम देखकर बता देना। माहरूफ ने कहा। एक काम करो माही, जाकर सारे ड्रेसेस की पिक्स वगैरह भेज दो फैमिली ग्रुप में, घर में सबके मशवरे के साथ सलीकट कर लेंगे, क्या ख्याल है? अहमद ने कहा। जी ठीक है, वो आहिस्ता से बोली। फिर वो अहमद के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। घर उतारना है तुम्हें? अहमद ने विंडो से बाहर देखती नन्हा से कहा। नहीं हॉस्पिटल, वो आहिस्ता से बोली। वॉट, लेकिन क्यों? आपने ही कहा था कि 24 घंटे ड्यूटी करूं, अब 24 घंटे तो नहीं लेकिन डबल ड्यूटी कर सकती तो वही स्टार्ट की है दो दम से, वो सपाट लहजे में बोली। किया मेरी हर बात को पहले मानती हूँ जो अब मानी है, हर बार तो मेरे खिलाफ जाती हो, और जो मैंने ऐसे ही बात की तो उसे सरईस ले गई तुम, वो झुला कर बोला। क्योंकि आपने मुझे एजा सीनियर ऑर्डर दिया था सरर, वो सर लफ्ज पे जोर देते हुए तंजिया लहजे में बोली तो वो उसे खुशमगी निगाहों से देखने लगा। तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकती, रोज एक नया शोशा छोड़ देती हो। शादी के फंक्शन स्टार्ट होंगे 10 दिन के बाद तो तुम अब रात की ड्यूटी भी करोगी। जूते पड़वाने हैं अपने माँ बाप से, वो तब कर बोला। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको क्योंकि हमेशा की तरह मैं हर कड़वा घूंट पी जाती हूँ। इसके लहजे में अभी भी तनज़ की आमेजिश थी। तो तुम्हारे नज़दीक मेरी हर बात कड़वा घूंट है? वो दांत पीस कर बोला। जी नहीं, सिर्फ कड़वा ही नहीं, जहरीला घूंट भी, नफरत का जहरीला घूंट, वो तल्ख लहजे में बोली। मैं तुमसे नफरत तो नहीं करता, हम तुम्हारी हरकतों को नापसंद करता हूँ, वो सर झटक कर बोला। वो इस बार जवाब देने की बजाय बाहर देखने लगी। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी हुई तो वो तेजी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अहमद ने गाड़ी मोड़ी ही थी कि एकदम इसकी निगाह इसके कार पे पड़ी जो कि नीचे गिरा था। वो उसे उठाता गाड़ी से निकला और अंदर की जानिब बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर थम गया। एक लड़का नन्हे के साथ ना जाने हंस हंस कर क्या बात कर रहा था और वो भी मुस्कुराते हुए सुन रही थी। डॉक्टर नन्हा, आपके लिए एक शायरी है, इजाज़त हो तो अर्ज करो आपके हुजूर। ज़रूर इरशाद इरशाद, नन्हा ने इस लड़के की बात के जवाब में कहा। जी तो अर्ज किया है।
हर तल पे हर रुखसार पे भी टैक्स लगेगा। अब वसील के इसरार पे भी टैक्स लगेगा। महबूब की गली में भी जाना संभल के। सुनते ही कि दीदार पे भी टैक्स लगेगा। अब टैक्स अदाओं पे भी देना ही पड़ेगा। बेवजह के इनकार पे भी टैक्स लगेगा। भर जाएगा कौमी खजाना, ये है इनकम। हर इश्क के बीमार पे भी टैक्स लगेगा। अब बाग की रौनक को बढ़ाएगा भला कौन। हर फूल पे हर खार पे भी टैक्स लगेगा। जिस जुल्फ पे लिखते ही सुबह वाओ शाम सुखनवर, उसी जुल्फ की हर तार पे भी टैक्स लगेगा। वाह वाह कमाल है किसका चोरी किया डॉक्टर जैन, नन्नू ने हंसते हुए कहा। अरे मैंने आपके लिए खुद लिखा है, वो गर्दन अकड़ा कर बोला। वैसे बहुत ही झूठे हैं आप, मुझे पता है आज के मैगजीन में था ये, नन्ही जल्दी से बोली। अरे यार आपको हर बात की रिपोर्ट होती है, मैं तो कहता हूँ कि आपको डॉक्टर नहीं पुलिस बनना चाहिए था, वो लड़का जल्दी से बोला। खैर बहुत अच्छी तरह याद की तो इस पे आपको खराज तहसीन है। वो इसके बाल बखराते हुए मुस्कुरा कर मुड़ी मगर उसे देखते ही जैसे मुस्कुराहट गायब हो गई। ये तुम्हारा कार्ड रह गया था, वो सपाट लहजे में बोला। थैंक यू, वो कार्ड थामते हुए बोली। कौन है ये डॉक्टर नन्नू, हमारा भी तारुफ करवाओ ना, डॉक्टर जैन ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा। ये मेरे कजिन है, वो आहिस्ता से बोली तो अहमद इसकी बात पे खोल कर रह गया मगर बना कुछ बोले बाहर की जानिब बढ़ गया। वो गाड़ी में आया तो सदफ की कॉल आने लगी। हेलो, उसने गहरा सांस भरते हुए कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसे रोते सुनकर वो सरदाह भर कर रह गया। अब क्या हुआ? वो झुंझला कर बोला। अभी आओ घर, वो दूसरी तरफ से बोली। मैं नहीं आऊंगा, अपने मसले खुद हल करो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, वो तब कर बोला तो दूसरी तरफ वो मजीद जोर वाउ शोर से रोने लगी। अच्छा मैं आता हूँ, वो माथा मसलते हुए बोला और फिर गाड़ी को सदफ के घर की जानिब मोड़ दिया। इसका मसला हल करने के बाद वो घर आया तो आकर लैपटॉप पे इसको देखने लगा। वो किसी घुप अंधेरे में थी और शायद टार्चा आन कर रखती थी और सामने फाइल्स निकाल निकाल कर देख रही थी। ये पागल लड़की कर क्या रही है? वो बुड़बड़ाते हुए उसे कॉल मिलाने लगा। दूसरी तरफ से उसने जल्दी से कॉल उठाई। यस सर, वो आहिस्ता से बोली। किधर हो तुम? वो नागवारी से बोला। अपनी ड्यूटी पे ही हूँ सर, ये फाइल्स देख रही कि शायद कुछ मिल जाए, वो जल्दी से बोली। बेवकूफ लड़की क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप पे देखो शायद कुछ मिल भी जाए, वो बोला तो दूसरी तरफ से वो चुप हो गई। मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी, उसने कहते हुए कॉल काट दी। समझती किया है खुद को, वो तब कर बोलता स्क्रीन को देखे गया। फिर वो वहां से निकलकर चीफ एग्जीक्यूटिव के रूम के सामने आई तो वो जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। ये क्या कर रही है, वो बुड़बड़ा। इसने दरवाजे की साइड पे लगा नंबर कोड मिलाया तो दरवाजा खुल गया। ये उसे कोडकी से पता चला, अहमद की आंखों में हैरत दर आई। फिर वो दरवाजा बंद करती तेजी से इसके टेबल के पास आई और लैपटॉप खोलकर देखने लगी मगर उस पे लॉक लगा था। इसने जल्दी से दोबारा कॉल की तो उसने झुंझला कर कॉल उठाई। क्या मसला है आपको? मुझे वैसे तने मारते रहते केस हल नहीं हुआ मगर आप जब कोशिश कर रही तो बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो, वो तपे तपे अंदाज में बोली। कहाँ हो तुम? वो सपाट लहजे में बोला। चीफ एग्जीक्यूटिव के रूम में हूँ, और कुछ पूछना है आपको? लैपटॉप चेक करने आई हो तो मत करना, पासवर्ड लॉक कर दूंगी, लेकिन तुम लैपटॉप उठाकर पहुंचा दो ब्यूरो, हैकर से करवा लूंगा, वो इत्मीनान से बोला।
मुझे मेरा काम करने दी और अपने मशवरे अपने पास रखे, वो गुस्से से बोली और कॉल काट गई। उसने 2 बार पासवर्ड लगाया मगर उन करेक्ट पासवर्ड था, वो झुंझला कर उसे देखने लगा। अगर ये लैपटॉप का पासवर्ड लॉक होकर सारा डेटा उड़ गया ना तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा नन्ही की बच्ची, वो दांत कुचकिचा कर बोला। फिर वो चेयर से टेक लगाए कुछ देर सोचने लगी फिर उसने एक और पासवर्ड टाइप किया तो लॉक खुल गया। वाओ ग्रेट इंस्पेक्टर नन्ही, वो हल्की से मुस्कुराहट से बोला। फिर इसने सारा डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर किया और फिर लैपटॉप बंद करती वो उठकर तेजी से रूम से बाहर निकली थी कि सामने से 2 लोग आए और उसे गिन देखा कर आगे होने को कहा। व्हाट द हेल, ये क्या हो गया? वो एक झटके से उठा और अपने सब ऑफिसर्स को कॉल करके सब बताया। वो जब वापस आकर वीडियो देखने लगा तो नैनन छत पे मौजूद थी और फिर कुछ देर में वहाँ और मजीद आदमी आ गए। वो कुछ देर फाइट करती रही लेकिन वो उसे जल्द ही काबू कर चुके थे। फिर इसके बेहोश होने के बाद उसके नेकलेस का रुख पीछे को हो गया मगर आवाज हनूज उनकी सुनाई दे रही थी। फिर वो भी बंद हो गई, शायद लाकट गिर गया था कहीं या फिर इन्हें लाकट के बारे में मालूम हो गया था। बस अब आर पार होगा मामला, वो बुड़बड़ाता हुआ अपनी पिस्टल निकालकर उसे चेक करता हॉलिस्टर में रखता बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो चीफ एग्जीक्यूटिव के घर में मौजूद था। डॉक्टर नन्ही कहाँ डॉक्टर हामिद? इसने सर्द लहजे में पूछा। मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, वो मुंह बनाकर बोला। तुम्हारी मौत का परवाना है उसके पास तो तुम आज की रात बस जी लो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, वो चबा चबा कर बोला। वो मौत का परवाना इसकी मौत के साथ ही दफन हो जाएगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 3 घंटे बस और फिर तुम्हें इसकी अकड़ी हुई लाश मिलेगी, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ मैं गलत करता हूँ लेकिन साबित नहीं कर पाओगे, वो मकरू अंदाज में कहका लगाकर बोला तो अहमद का दिल जैसे सुकड़ सा गया। अगर इसे एक खराश भी आई तो तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, वो धाड़ा। पहले इसे ढूंढ तो लो, वो तंजिया लहजे में बोला। अहमद ने पिस्टल निकालकर उसके माथे से लगाई। तुम मर गए तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, रहा सबूत वो ढूंढ लूंगा मैं कैसे भी करके, और वो डॉक्टर नन्ही अगर मर भी जाए तो खास फर्क नहीं पड़ेगा मुझे और इस जैसी ऑफिसर्स मिल जाएगी, मगर तुम्हारी मौत को सुसाइड साबित करके मैं तुम्हारी फैमिली को सड़क पे ले आऊंगा, क्योंकि तुम मौत से पहले इतराफ कर चुके हो कि तुम्हारे हॉस्पिटल में गलत काम होते हैं। ये देखो मनी कैमरा जिसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है, वो बोला और फिर लाकट इसके सामने किया। वो जर्द रंगत से सब देखे गया। अब बोलो, वो चलाया। मम्मी ने उसे एक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर में रखा है और बाकी मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ लेकर जाएंगे उसे, वो कांपते हुए बोला तो वो लब कुचलते हुए पलटकर इंस्पेक्टर हारून को इसकी निगरानी करने का कहता तेजी से बाहर लपका। कुछ देर की सर्च के बाद उसने अपने मोबाइल से अपने जूनियर इंस्पेक्टर को कॉल की। रफीक एंड फरहान तुम दोनों फौरा ट्रक तलाश करो और मैं भी एक ट्रक के पीछे जा रहा हूँ, उसने कहते ही कॉल काट दी। कुछ देर के बाद उसके मोबाइल पे रफीक की कॉल आई तो वो ट्रक खाली था। फिर फरहान की कॉल आने लगी। यस फरहान, उसे बेचैनी भरे अंदाज में कहा। सर इस वाले में भी इंस्पेक्टर नन्ही नहीं है, फरहान बोला और उससे पहले कि वो कोई जवाब देता कि उसे भी एक ट्रक नजर आया जो शहर से बाहर सुनसान इलाके की जानिब जा रहा था। मुझे एक रेफ्रिजरेटर ट्रक दिखाई दिया है मैं बाद में बात करता हूँ, अहमद ने कहा और इस ट्रक की साइड से होता उसे के सामने गाड़ी पार्क कर गया। ट्रक एक झटके से रोका तो वो उतरकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और इसके ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला।
दूसरी तरफ से भी दो आदमी उतरे तो वो इस पे झपटे मगर वो भी एयर कंडीशनिंग पे अहमद आफंदी था। एक पल में इन्हें घेर कर गया और एक आदमी इसकी गाड़ी लेकर भागा। शट वो हाथ पे मुक्का मारता जमीन पे बेहोश पड़े आदमियों की पॉकेट देखने लगा। चाबियों का गुच्छा मिला तो वो तेजी से बैक साइड पे गया और ताला खोलता अंदर आया तो अंदर टेम्परेचर से उसे झुरझुरी से आ गई। इसने बेहोश पड़ी नन्नू को उठाया और तेजी से बाहर निकला। ओह गॉड अब क्या करूं, कैसे लेकर जाऊं उसे वापस, वो इसके बेहोश वजूद को देखते हुए बुड़बड़ा। फिर इसे ट्रक की अगली सीट पे नीम दराज करता वो ड्राइवर सीट पे आया और ट्रक को मोड़ा। अभी वो थोड़ा आगे ही गया कि ट्रक बंद हो गया। शट यार, वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारते हुए गुस्से से बोला और फिर उतर कर उसने इन आदमियों की जेबें टटोली मगर किसी से फोन ना निकला। वो लब भैंच कर वापस पलटा और नन्नू को गोद में उठाए वो तेज तेज कदमों से जाने लगा और एक जगह उसे एक झुपड़ी नुमा घर में मध्यम सी रोशनी दिखाई दी तो वो मजीद तेज तेज कदम उठाता वहां पहुंचा। कोई है, उसने पुकारा। कौन है बेटे, अंदर आ जाओ, एक नहीफ सी आवाज आई तो वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बाबा जी ये मेरी बीवी है और इसे सर्दी लगी है, ये एक फ्रीजर में बंद हो गई थी तो क्या मुझे यहाँ कोई डॉक्टर मिल सकता, उसने कहा। नहीं बेटे यहाँ कोई नहीं मिलेगा, उसे तुम अंदर ले जाओ और हाथ पाँव को मिलो ताकि गर्माइश पैदा हो, कंबल पड़ा है अंदर, वो सीधा है लेकिन ओढ़ा दो उसे, वो आदमी बोलता चारपाई पे लेट गया। वो उसे उठाए अंदर आया तो वहाँ जमीन काफी साफ थी वो चटाई बिछाता उसे लिटाटा कंबल ओढ़ा गया। वो हाथ पाँव मुसने लगा तो वो कराहते हुए सर दाएं बाएं मारने लगी और फिर इसके लब कपकपाने लगे, साथ ही इसका वजूद बुरी तरह कांपने लगा। नन्नू तुम ठीक हो, वो बेचैन सा होकर उसे पुकारने लगा। मम मुझे सर दी लग रही, वो बोली। अल्लाह पाक किया करूं मैं, वो अपने बाल मठियों में जकरे बुड़बड़ा। फिर वो इसके पहलू में लटके इसे खुद में भैंच कर इसकी कमर को मुसने लगा मगर इसकी कपकपाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरी में ना चाहते हुए तुम्हारे इजाजत के बना कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं, वो आहिस्ता से बोलता असे खुद में भैंच कर हक जताता चला गया। फिर वो पूरी रात उसे यूं ही बाहों में भरे लेटा था। सुबह इसके रिएक्शन के मुतालिक सोच सोच कर उसे नींद तक ना आई। फिर वो उसे सीधा लिटाटा एक कहनी के बल उठकर इसके रुखसार को थथपाते हुए उसे पुकारने लगा। इसने कसम सा कर आंखें खोली तो अहमद का दिल बेख्तियार उन हसीन सियाह खुमार आलूद आंखों में डूबा वो जल्दी से निगाहें चुरा गया। कुक किया हुआ मुझे, वो हैरत से बोली और फिर बेयकीनी से उसे देखती नफी में सर हिलाती घुटनों में सर दिए रो दी। मेरी बात सुनो नन्नू, वो इसके सर पे हाथ रखे बोला तो उसने सर उठाकर उसे कांटदार निगाहों से देखा और फिर रोने का शोहल फरमाने लगी। मसला क्या है तुम्हारा, कोई जुल्म नहीं ढा दिया तुम पे, जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया, वो धाड़ा तो मजीद हिचकियों से रोने लगी। उठो घर चलें, वो सब हमें ढूंढ ढूंढ कर पागल हुए होंगे, वो बोलता उठ खड़ा हुआ। फिर वो वहां से निकलकर सड़क पे आए ही थे कि इंस्पेक्टर फरहान और इंस्पेक्टर रफीक तेजी से उनकी तरफ बढ़े। सर मीम आप दोनों ठीक हैं, हम कल रात से आपको तलाश कर रहे थे मगर आप मिल ही नहीं रहे थे तो मजबूरा हमें आपके घर में फ़ोन करना पड़ा तो वो लोग काफ़ी परेशान हैं, अनसपी कटर रफ़ीक ने पास आकर कहा तो वो खुशमगी निगाहों से इन्हें देखने लगा। इंतहाई बेवकूफ़ हो तुम लोग, और वैसे ही ये मोहतरमा बेवकूफ़ है जो खुद को डेढ़ सियानी समझती हैं। सारा प्लान चौपट कर दिया बेवकूफ ने, वो उन लोगों पे ही अलट पड़ा।
फिर वो गाड़ी में बैठा तो नन्हे की ससकीम हिचकियों से मजीद गुस्सा आने लगा। इसे घर के सामने उतरवा कर वो खुद घर पहुंचा तो सब उसी के इंतजार में थे। नन्ही कैसी है? मरहा ने बेचैनी से पूछा। ठीक है वो माम, वो सपाट लहजे में बोलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। नैना अंदर दाखिल हुई तो ज़रीब और हानिया तेजी से उसकी तरफ लपके। नैनू मेरी जान, ज़रीब तरफ कर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। दत्त, वो ज़रीब के सीने से लगी तरफ तरफ कर रो दी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बच्चे, ज़रीब ने इसका सर सुहलाते हुए कहा। फिर हानिया इसे लेकर रूम में आई। नहाकर फरेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाती हूँ, हानिया ने इसका माथा चूमते हुए कहा और बाहर निकल गई। वो नहाने गई तो आंखें बंद किए वो सब याद करके फिर से रो दी। ये किया अहमद आपने, कैसे कर सकते आप ऐसा मेरे साथ, वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुई। फिर फरेश होकर बाहर आई तो हानिया दूध और ब्रेड जैम लेकर बैठी थी। इसने जबरदस्ती एक सिलास खिलाकर उसे दूध पिलाया, फिर उसे बिस्तर में लिटाटी इस पे कम्फर्टर ओढ़कर बाहर निकल गई। शाम को वो गहरी नींद में थी कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। इसने आंखें खोलकर देखा तो उसके पास अहमद बैठा था। वो एक झटके से उठकर बैठते हुए उसे देखने लगी जो कि बड़ा फरेश दिख रहा था। जाकर फरेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, वो इसके बालों को कान के पीछे अड़सते हुए बोला। आप जाइए यहाँ से, मैं आती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। अहमद ने उसे खोजती निगाहों से देखा तो वो निगाहें चराती बेड से उतरकर वार्डरोब की जानिब बढ़ी। अहमद इसके पीछे आया और उससे पहले कि वो अपना ड्रेस निकालती वो उससे पहले निकालकर उसके हाथ में थमा गया। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कपड़े चेंज करने के बाद इसने बालों का जोड़ा बनाया और अहमद के साथ चुपचाप बाहर की जानिब बढ़ गई। फिर सब इससे बात कर रहे थे मगर वो सिर्फ हम में जवाब दे रही थी। मैं चाय लेकर आती हूँ, वो आहिस्ता से बोलती उठकर किचन में आ गई। कुछ देर के बाद अहमद भी इसके पीछे ही किचन में आ गया था और अभी भी वो उसे खोजती निगाहों से देख रहा था। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो कह सकती है, अगर रोना है तो रो भी सकती हो, लड़ना है तो लड़ भी सकती हो, बात को दिल में रखोगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी, अहमद ने कहा। वो बिना जवाब दिए नगटस तलने लगी। ज़बान तो दिखाओ मुझे, कहीं मुंह से गुम तो नहीं हो गई, वो उसकी ठोड़ी से पकड़ते हुए बोला तो वो बदककर पीछे हटी। दर्द दूर रहे मुझसे, वो कपकपाने लबों से बोली तो अहमद के माथे पे अनगिनत बल पड़ गए। वो उसे एक झटके से खुद की तरफ खींचता बाहों में भरे खुशमगी निगाहों से देखने लगा। छोड़ो मुझे, वो रोहान सी होकर बोली। तुम्हारी खातिर मैं सब छोड़कर आया हूँ और तुम पिछले 1 घंटे से मुझे चुपकी मार मार रही हो। तुम्हें अगर लगता है कि मैं कल रात जो कुछ हुआ इस पे शर्मिंदा हूँ तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। जो कुछ दिन बाद होना तो वो कल हो गया, वो चबा चबा कर बोला तो नन्ही ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा। जब हमने साथ नहीं रहना चाहते तो फिर क्यों जताया आपने हक मुझ पे, मुझे बचाने के और भी रास्ते मिल सकते थे। नहीं मिल सकते थे फौरी तौर पे, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये बात दोहरा दोहरा कर, जो कुछ हुआ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, वो उसकी बात पे गुस्से से जवाब देते हुए पलटा। आप वाकई मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब जैसे ही हैं मिस्टर अहमद आफंदी, और फिक्र मत करें, मैं अब इस ख्वाब से जल्द निकलने की कोशिश करूंगी, वो गुस्से से बोली तो अहमद ने मुड़कर उसे देखा और फिर सीने पे हाथ बांधे इसके सामने आकर उसे तंजिया निगाहों से देखने लगा।
तुम्हारा ये बुरा ख्वाब बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब, क्योंकि कल रात जो हुआ ना, इसके बाद मुझे एक बात मालूम हो गई कि मेरी तस्कीन का बाइस हो तुम। आज पूरे जिस्म व रूह में सुरूर सा भरा है, और अब ये सुरूर की वजह को दूर नहीं जाने दूंगा। वो उसकी कमर में हाथ डाले, इसकी आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोला। वो शशदर सी खड़ी बेयकीनी से उसे देखे गई। जारी है।